हेलो बच्चों, बाबा इंग्लिश एक्सप्रेस चैनल में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियोज़ में जो है प्रेजेंट टेंस देखा था, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट टेंस में लगे थे। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस लगभग एक ही चीज़ है, मैंने आपको बताया है। फिर भी उसका जो स्ट्रक्चर था उसमें लिंकिंग वर्ब था, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में लिंकिंग वर्ब नहीं है। इसके स्ट्रक्चर में ट्रांजिटिव भाव है और इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, पहले इनको समझना, फिर सेंटेंस समझना, फिर वर्ब समझना, ये सब बहुत ज़रूरी है। टेंस जो है, ये टेंस जो है, टेंस वास्तव में ये वर्ब का ही एक रूप है, फॉर्म है। आपको डिफिनेशन में लिखवाया गया था, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो क्रिया का रूप है टेंस, वास्तव में क्रिया का रूप है। ये वर्ब है। वर्ब इसके मीन्स नहीं होता, बल्कि ये फॉर्म, वर्ब का एक फॉर्म है, ये रूप में है। तो आवश्यक ये है कि प्रेजेंट टेंस समझने के बाद इंडेफिनिट जो हम समझने जा रहे हैं उसमें भी सेंटेंस था, तो सेंटेंस की जानकारी, वर्ब की जानकारी, ऑब्जेक्ट की जानकारी अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग ले लें पहले, तो इसका जो संरचना, किसी भी टेंस की संरचना, स्ट्रक्चर बनाने में और उसको कंस्ट्रक्ट करने में हम लोगों को बहुत आराम रहेगा। इसलिए टेंस समझने से पहले इसका स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें जो आवश्यक चीज़ें हैं पहले वो हम समझ लेते हैं। हम समझेंगे सेंटेंस, पहले समझेंगे सेंटेंस, और ये बस मौखिक देखेंगे। सेंटेंस मूलतया जो है 4 प्रकार का होता है, हम 3 प्रकार से यहाँ देखेंगे। पहला होता है सिंपल, दूसरा कंपाउंड, और तीसरा कॉम्प्लेक्स। ये 3 सेंटेंस होते हैं और हमें ये सिंपल, इसको पढ़ना है। ये सिंपल सेंटेंस जो होता है, ये सिंपल सेंटेंस जो होता है, ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है असर्टिव, और इसके 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव, और दूसरा होता है इंटरोगेटिव, और तीसरा इम्परेटिव, और चौथा एक्सक्लेमेटरी, और पांचवा ऑप्टेटिव। अब ये मर्ज हो गया है एक में, और टेंस के माध्यम से हमें असर्टिव पढ़ना और इंटरोगेटिव पढ़ना है। ये 2 हमें माध्यम होगा टेंस का, टेंस के माध्यम से पढ़ना है। यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इसके भी 2 भाग, ये हम टेंस के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये 5 जो सेंटेंस हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, पहले ये इसमें से असर्टिव और इंटरोगेटिव 2 टेंस के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। ये तो हो गया सेंटेंस, आपका क्लियर हुआ, इसे नोट कर लीजिए। सेंटेंस 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और ये सिंपल के 5 भाग, यानी ये सिंपल के 5 प्रकार। सिंपल आपका ये 5 प्रकार का होता है, 5 काइंड्स इसमें होते हैं। इसके काइंड्स 5 हैं, ये 5 देखेंगे इसके। और इसमें एक फाइनाइट होती है, इसमें जो है डबल फाइनाइट, ट्रिपल फाइनाइट, इसमें भी ट्रिपल फाइनाइट्स और कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ जाएंगे। तो इनको बाद में हम लोग देखेंगे, अगले चैप्टर में इनको देखना है। इंटरमीडिएट की क्लास का जो हम अभी सिंथेसिस चालू करेंगे, उसमें ये पूरा सेंटेंस विधिवत समझा जाएगा। पहले हमें इंडेफिनिट टेंस समझना है,
उससे पूर्व सेंटेंस की जानकारी होनी जरूरी थी। अब ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे इस टेंस के माध्यम से। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद तो सेंटेंस 5 जिसमें हमको 2 पढ़ना है। अब देखेंगे वर्ब। हमारी जो इस टेंस में प्रयुक्त होगी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक, हिंदी लिख देते हैं सकर्मक क्रिया, बहुत जरूरी तो है नहीं हिंदी। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो अपना ऑब्जेक्ट ले, वह क्रिया जो अपना ऑब्जेक्ट ले सकर्मक क्रिया कही जाती है। उदाहरण देख लेते हैं। ही प्लक्स अ फ्लावर। देख रहे हैं प्लक, यह है ऑब्जेक्ट, यह है वर्ब, यह है सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव। अब देखेंगे इंट्रांजिटिव। वर्ब अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिसका जो अपना ऑब्जेक्ट न ले, जैसे ही गोज, ये इंट्रांजिटिव है। गो इंट्रांजिटिव है ही, हमेशा है। अगला देखते हैं उदाहरण। एक उदाहरण और देख लेते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। क्रिया हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जो कि इस टेंस में लगाई जाएगी। और इस टेंस में क्या, बल्कि जितने भी जो है आगे के टेंस है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कंटिन्यूअस में कुछ और भी वर्ब लगती है। सभी टेंसों का अलग अलग प्रकार से जो वर्ब लगती है उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा। पहले इसे देखते हैं। पिछला उदाहरण जैसे हमने दिया था, ही रीड्स। अब देख रहे हैं ये इंट्रांजिटिव है, और यहीं पे अगर दूसरा देखा जाए तो ही रीड्स अ बुक, ये ट्रांजिटिव हो गया है। यानी कहने का मतलब कि अगर क्रिया विदाउट ऑब्जेक्ट है वही क्रिया, तो यहाँ इंट्रांजिटिव है, और यहाँ इसने ऑब्जेक्ट लिया तो ट्रांजिटिव होगी। तो कुछ क्रियाएं मूल रूप से इंट्रांजिटिव होती हैं और कुछ मूल रूप से ट्रांजिटिव होती हैं, और प्रयोग के अनुसार वाक्य में इंट्रांजिटिव भी ट्रांजिटिव की तरह प्रयोग की जाती है, ट्रांजिटिव भी इंट्रांजिटिव की तरह प्रयोग की जाती है। ये सेंटेंस में के प्रयोग पर निर्भर करता है। तो हमने देखा वर्ब, वह वर्ब तो प्रेजेंट टेंस में हमने लिंकिंग देखा था, लेकिन इसमें ट्रांजिटिव लगती है, इसलिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की हम एक स्नैपशॉट्स लिए, एक छोटा सा इसका जो है दृश्य हमने देखा, जो हमें समझ में आया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब इसके बाद सेंटेंस भी हो गया, जो 2 हमें पढ़ने हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये लाइफलेस, निर्जीव,
निर्जीव वस्तुओं के लिए आप देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसिव वॉइस के संरचना में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट का जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम एक्टिव वॉइस बना रहे हो, चाहे पैसिव वॉइस बना रहे हो, चाहे टेंस सीख रहे हो, दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए और ये सजीव। अगर ऐसे न देखा जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब अगर इसमें हम लिखें तो इसमें लिखेंगे हिम या हर या फिर मी या फिर अस, जितने पर्सनल प्रोनाउन हैं, अस या फिर देम, ये सब, यू, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी आए, पेन, बुक, etc, इस तरह से जो भी आए कोई वस्तु, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। और इनडायरेक्ट में हिम, हर, मी, अस, देम, यू, जितने पर्सनल प्रोनाउन है, इट, ये सब जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट एक वाक्य में हो सकते हैं, सिंपल वाक्यों में भी हो सकते हैं, कंपाउंड में भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी हो सकते हैं। हमने ऑब्जेक्ट देख लिया, इसे नोट कर लीजिए। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको सीखते हैं। सेंटेंस जानना बहुत ज़रूरी था। और एक चीज़ और भी जानना बहुत ज़रूरी है, केस, पर्सनल प्रोनाउन जो है, इसका जो है केस देखेंगे हम। ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन हमेशा जो है नॉमिनेटिव केस में होता है, और इसका जो है पजेसिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस। आई है, ये हमेशा कर्ता के रूप में लिखा जाएगा। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव केस आई, इसका पजेसिव केस माई या फिर माइन, दोनों देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस मी, यू और वी है, वी का आवर या आवर्स, सिंगुलर प्लूरल, और यहाँ पे अस। यू का हो जाएगा योर या फिर योर्स, और यहाँ हो जाएगा यू। दे का हो जाएगा देम, सॉरी देयर या देयर्स, और इधर हो जाएगा देम। ऑब्जेक्टिव केस देम, आई, वी, यू, दे, ही का हो जाएगा हिम, और सॉरी हिज, और इधर हो जाएगा हिम। और सी का हो जाएगा हर या हर्स, इधर हो जाएगा हर, ऑब्जेक्टिव केस। और इट का हो जाएगा पजेसिव केस इट्स, और ऑब्जेक्टिव केस इट। ये ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो चीज़ ध्यान रखना है। अब मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया, आई का मतलब हिंदी हमने लिखा नहीं है, आई का मतलब मैं, हम या हम लोग, इस तरह से तुम या तुम लोग, दे
यानी वे या वे लोग, ही वह, पुल्लिंग मेल, सी वह फीमेल, इट यह लाइफलेस। या फिर किसी छोटे प्राणी या बहुत बड़े प्राणी, हाथी के लिए भी लग जाता है। इस तरह से इधर आई का मैं, तो इधर माई का मेरा, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारी, उनका, उनकी, उसका, उसकी, इसका, मुझे, अस, हमें। इस तरह से कहेंगे मुझे, या फिर हमें, या फिर तुम्हें, या फिर उनको, या फिर उसको, या फिर उसको फीमेल, इसको या इसका। इस तरह से इधर का हिंदी आएगा। इधर का मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, जितना भी आएगा, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, तुम्हारा, उनका, उसका, उसकी, इसकी। हिंदी घसीट रहे हैं इसलिए कि हिंदी से बहुत लेना देना होता नहीं, जो होता है वो अंग्रेजी से लेना देना होता है। लेकिन फिर भी हिंदी बीच बीच में लिखना बहुत ज़रूरी है और उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें हिंदी से अंग्रेजी करना पड़ रहा है, अंग्रेजी से हिंदी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये चार्ट आप नोट कर लीजिए। अब क्लियर क्या क्या हुआ हमारा। सेंटेंस 5 प्रकार का, उसमें 2 पढ़ना है, असर्टिव और इंटरोगेटिव। टेंस के माध्यम से बचेगा इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव, इसको बाद में देखा जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन लगेगा। फिर आती है बात, हमने केस देखा, तो केस से जो प्रोनाउन है कभी सब्जेक्ट कर्ता के रूप में आएंगे, तो इनको यहाँ पे लिखा गया है, इन्हें आप ध्यान से देखें और इन्हीं के अनुसार हम वाक्य में इनका प्रयोग करेंगे। गर्मी है, पंखा भी नहीं है। आवाज़ स्लो मैं बहुत बोलता हूँ, इसलिए पंखा चलाऊंगा तो और नहीं सुनाई देगा और काफ़ी कंप्लेन भी। फिर भी सब ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये जो हमारा हुआ, जितना हमने ग्रामेटिकल पोर्शन देखा, ये बहुत ज़रूरी था देखना। अब ये क्लियर हुआ। अब हम देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसको कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक, और इसका रूल देखें, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट यानी डूअर। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में डूअर और नॉन डूअर होगा, अभी उदाहरण से समझा जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में एस अथवा ई एस लगेगा। मेन वर्ब एस अथवा ई एस ये लगेगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर अन्य। अब ये जो है यहाँ पे हम नोट देख लेते हैं। बहुवचन यानी प्लूरल, सब्जेक्ट यानी बहुवचन, कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन
कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में SRES नहीं लगाते, ये नोट है। यानी कहने का मतलब सिर्फ ये सिंगुलर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। हम देख रहे हैं कि ये जो लिखा गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए SRES लगेगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो SRES नहीं लगेगा। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे निगेटिव वाक्य। निगेटिव ये पहला था, ये दूसरा, यानी अस्य साधारण वाक्य जो है इसके एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, यानी दोनों, ये भी साधारण होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, फिर एम भी का मतलब मेन वर्ब, और ये बेस फार्म रहेगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा, बेस फार्म, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। देख रहे हैं इसमें हमारी एक्सिलरी लगी हुई है, ये सहायक क्रिया है, क्रिया, ये डूअर कर्ता, और ये मुख्य क्रिया, और ये कर्म, और ये शेष। ये तो हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में अंतर हमने देखा। इसमें मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, ये मेन वर्ब जो लिखा गया ट्रांजिटिव है, भी उदाहरण दिया गया था समझाने के लिए आपको। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, इसी स्ट्रक्चर पे हमें अब इसका अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर अभी आगे लिखा जाएगा, और अब इस पे हम बनाएंगे सेंटेंस संरचना करेंगे। इससे पहले नोट करिए, तब तक पानी पी लेते हैं। अब क्रिया, इसमें जो है सारे टेंस पढ़ेंगे तो क्रिया के रूप आएंगे, तो हम थोड़ा सा क्रिया के बारे में भी समझ लेते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे अधिक से अधिक। पहले थोड़ा क्रिया भी देख लेते हैं, वर्ब, क्योंकि वर्ब बहुत ज़रूरी है। ये टेंस मानी वर्ब, और ये वर्ब जो लगेगी हमारी, अभी देखा आपने ट्रांजिटिव लगी थी और इंट्रांजिटिव, ये प्रयोग में थी, और ये तो प्रयोग में थी। वैसे मूल रूप से जो वर्ब होती है रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर। ये रेगुलर वर्ब जैसे होती है, सीधा सीधा टी डी लगाने से बनती है, टी अथवा डी लगाने से या ईडी लगाने से बन जाती है। जैसे पास है तो ये हो जाएगा पास्ट, ईडी लग गया, इसका फर्स्ट है तो ये सेकेंड, यानी ये ईडी लगा के बनती है। लेकिन ये जैसे गो है, वेंट है, गॉन है, इस तरह से। तो रेगुलर वर्ब में टी डी जोड़ देते हैं, और ये जो है एक लेटर बदल जाने से हो जाती है, स्ट्रांग वर्ब इसको कहते हैं। ये वर्ब हमें पढ़ना है, आगे चल के बढ़िया से इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, फिलहाल यहाँ समझने के लिए छोटा छोटा। अब रेगुलर इरेगुलर और वर्ब हमेशा जो है, जैसे गो है, ये हमेशा प्लूरल है, शायद आपको जानना बहुत ज़रूरी कि ये हमेशा प्लूरल है। इसका सिंगुलर होगा गोज। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ही होता है। प्रेजेंट टेंस यानी इंडेफिनिट और टेंस दोनों में आपने देखा। प्रेजेंट टेंस में भी जो
अदर देन, लिंकिंग वर्ब अदर देन बी थी, वो भी एस आर एस फॉर्म में थी, और यहाँ भी। तो ये दोनों, यानी कहने का मतलब ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है, वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है, वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है। सीधा सीधा आपको इसे याद करना है। अब वर्ब का फॉर्म जो है, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब देखते हैं वर्ब का फॉर्म क्या है। तो पहला फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म V1, लोग V1 बोलते हैं, या फिर पहला रूप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बेस फॉर्म, या फिर प्रेजेंट, सही तो कहिए इसका है प्रेजेंट फॉर्म, इसलिए इसे हम मोटा से लिखें। दूसरा है V2 पास्ट फॉर्म, इसको कहते हैं पास्ट फॉर्म। और तीसरा V3 पास्ट, हट जाएगा, नहीं हटेगा, तो फिर से लिखते हैं। यहाँ है V1 प्रेजेंट फॉर्म, V1 यानी बेस फॉर्म, ध्यान रखेंगे। और दूसरा V2 यानी पास्ट फॉर्म, तीसरा V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और चौथा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और पांचवा इन्फिनिटिव फॉर्म। ये देखते हैं उदाहरण, एराइज, इसका हो जाएगा अरोज, इसका हो जाएगा अराइजन, और पास्ट पार्टिसिपल देखिए हो गया अराइजन, प्रेजेंट पार्टिसिपल अराइजिंग, और इन्फिनिटिव टू अराइज। अब ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट फॉर्म हमेशा जो है क्रिया ये बहुवचन में होती है। अगर इसको सिंगुलर किया जाए तो इसका सिंगुलर होगा एराइजेस, यानी ये जो दोनों चीज़ है एक ही चीज़ है, एक वचन या बहुवचन, क्रिया के 5 रूप, इसलिए एराइजेस यहाँ 5वें रूप में नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी किताबों में भी लिखा गया है, यहाँ पे पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, इसको SRES रूप, इसको ING रूप। और ये ING रूप कंटिन्यूअस टेंस में वगैरह में लगाने के लिए, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में तो ING एक काम का लगातार जारी रहने के लिए लगता है, ING लग जाए, इंडेफिनिट है तो बेस फॉर्म या बहुवचन में या एक वचन में परफेक्ट फॉर्म के लिए ये है। लेकिन ये जो क्रिया अपने रूप में काम करती है ग्रामर में, पार्टिसिपल के रूप में करती है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में करती है, और ये देख रहे हैं तीसरे रूप में करती है, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हैविंग लगा के इसका लगा देते हैं तो हो जाता है। टू अराइज के रूप में यानी कि इन्फिनिटिव के रूप में काम करती है। क्रिया के 5 रूप हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अगर एक सिस्टम से आप अंग्रेजी सीखें, जैसे शुरू में मैंने प्रेजेंट टेंस सिखलाया, प्रेजेंट टेंस में कुछ हिंदी का स्ट्रक्चर दिया, कुछ अंग्रेजी का दिया, और उसमें ये पहले बताना चाहा कि जो वर्ब लगती है वो लिंकिंग लगती है, कंप्लीमेंट लगता है। और इस टेंस में हमने देखा डूअर लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, डूअर लगेगा, बिना डूअर का वाक्य होगा नहीं। बार बार डूअर का नाम ले रहे हैं, पहले देखते हैं। अब इसका रूल आपने लिख चुका है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं।
वह स्कूल जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो क्रिया का ऑब्जेक्ट देखेंगे ये अदर है, क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं, और ये गो एम भी है। नियम है सब्जेक्ट एम भी SRES ऑब्जेक्ट अदर्स, एक इधर से कुछ भी छूट जाए, सब्जेक्ट वह तो हो गया ही गोज, SRES लग गया, अब बचा जो अदर्स टू स्कूल, इस तरह से। अब देखेंगे इस तरह से, यह समझने के लिए छोटा उदाहरण। अब एक एक उदाहरण करके क्रमिक धीरे 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 बढ़ाते हैं। रमेश पतंग उड़ाता है, रमेश पतंग उड़ाता है। हम यहाँ पे एक बार रूल लिख देते हैं, सब्जेक्ट MV SRES ऑब्जेक्ट अदर्स। रमेश पतंग उड़ाता है, अब सब्जेक्ट देखेंगे, रमेश देख रहे हैं काम कर रहा है, रमेश काम कर रहा है, उड़ाने का काम कर रहा है, ये क्रिया है और एक कर्म है और एक कर्ता है। देखते हैं, कर्ता कर्म क्रिया, रमेश पतंग उड़ाता है लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है कर्ता, तो लिखेंगे रमेश, फिर क्रिया लिखना है, उड़ाता है फ्लाई। अब फ्लाई में हमें जोड़ना है SRES जोड़ना है, रमेश एक ठो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देख रहे हैं जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें आई जोड़ेंगे तो वाई का IES में बदल जाएगा, इस तरह से हो जाता है फ्लाइज, रमेश फ्लाइज ए काइट, इस तरह से रमेश फ्लाइज ए काइट। अब ये SIES जहाँ लगता है, यस हो, डबल O हो, जेड हो, CH हो, SH हो, इस तरह से हो, अगर आए हैं वाक्य में मीनिंग में लास्ट लेटर्स है, मीनिंग के लास्ट लेटर, शब्द का अंतिम अक्षर अगर ये देखें हम तो ES लगा देते, जैसे क्लास है, देखिए डबल S है तो ES लग जाएगा, देख रहे हैं इस तरह से। क्विज है तो क्विजेस हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा, ओ लगा है, इस तरह से देखेंगे ES लग जाएगा। फिश है फिशेस, मछली मार, फिशेस लग जाएगा। तो ये हुआ हमारा रमेश फ्लाइज ए काइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देख रहे हैं, रमेश फ्लाइज अ काइट। इस तरह से हमने देखा, इसमें कर्ता होना चाहिए, क्या उड़ाता है, क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, पतंग एक कर्म हो गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से संरचना बनाएंगे हम, और भी उदाहरण दे रहे हैं आपको, इसे मिटाते हैं।